हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है फ्लूइड्स, उसके बाद पढ़ना है प्रेशर, क्योंकि ये चैप्टर में आप पूरा प्रेशर के बारे में ही स्टडी कर रहे हो, और प्रेशर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर फ्लूइड्स के बारे में देखा जाए तो सबसे बेसिक लॉ जो है, फंडामेंटल लॉ, वो कौन सा है? पास्कल्स लॉ। तो वो स्टडी करेंगे। पास्कल्स लॉ स्टडी कर लिया, उसके बाद वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ये स्टडी करना है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस प्रेशर। ठीक है, तो फटाफट वन बाय वन एक एक टॉपिक हम अच्छे से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब हमारे दिमाग में आता है फ्लूइड, तो हमें वाटर जैसा कुछ दिखाई देता है, मतलब लिक्विड जैसा कुछ। ठीक है ना। तो सिर्फ फ्लूइड में लिक्विड नहीं आएगा, गैसेस भी आएंगे। जो इजीली फ्लो हो सके उसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। ओके, तो आप बोल सकते हो लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयर फॉर कॉल्ड फ्लूइड्स। अगर आपको कोई पूछे डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स तो बता सकते हो। इट इज़ दिस प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम सॉलिड्स इन अ बेसिक वे। यहाँ से ही हमें पता चलता है सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, चलो, तो फ्लूइड में कौन सी खास बात होगी, सोचो। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, अभी पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो सॉलिड में क्या था? सॉलिड में अगर मैं कहीं पे भी, मतलब सपोज एक बॉडी है, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूँ, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप में चेंज आता था, और वो शेप को रिस्टोर करने की ताकत रखता था। जैसे ही ये अप्लाइड फोर्स में रिमूव करूँ, ये जो सॉलिड बॉडी है वो अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रीगेन करने की ट्राई करता था। अब फ्लूइड्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लूइड के ऊपर आप ज़रा सा भी फोर्स लगा दो, कहीं पे फ्लूइड है उसके ऊपर ज़रा सा भी फोर्स लग गया, उसके अंदर शियरिंग स्ट्रेन कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो जाएगा, और जिसको वो बॉडी खुद रीगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो shear stress can change the shape of a solid keeping its volume fixed. The key property of fluids is that they offer very little resistance to shear stress. Their shape changes by application of very small shear stress. The shearing stress of fluids is about millions times smaller than that of fluids. याद रखना। तो चलो, यहाँ पे हमें सिर्फ ये डिफरेंस पता चला बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। क्लियर। अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूँ तो ईटा क्या होगा? ईटा मतलब वो हम बोल सकते हैं शियरिंग मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस बोल सकते हो, या तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल सकते हो। उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फोर्स अपॉन एरिया तो आप अप्लाई करने वाले हो, नीचे आएगा डेल्टा एक्स बाई लेंथ एल। तो ज़रा सा आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स बाई एल कुछ ज़्यादा ही आपको मिल गया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट चला जाएगा इनफाइनाइट अगर आइडियल फ्लूइड है तो ईटा की वैल्यू मिलेगी आपको 0। चलो, क्लियर यहाँ तक। अब बात करेंगे प्रेशर। जैसे ही दिमाग में आए कि प्रेशर, तो आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट याद रखना, यहाँ पे जो एफ है वो एक्चुअली फोर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस।
ठीक है। सपोज कोई बॉडी ऐसी है, सपोज कोई बॉडी है, वो कुछ इस तरह है उसका एरिया, चलो ये एक बॉडी है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये पोजीशन पे, और वो भी कुछ इस तरह। ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है उसमें ये फोर्स लग रहा है सपोज एफ, तो उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ये टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बन सकता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सपोज यहाँ पे एंगल था थीटा, तो ये कंपोनेंट बना एफ कॉस थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट बना एफ साइन थीटा। तो अगर आप ये बॉडी का प्रेशर काउंट कर रहे हो, ये बॉडी का अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, मतलब एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई गिवन एरिया, और एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्रेशर इक्वल टू एक्चुअली आप बोल सकते हो थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स टू दी सरफेस। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो एक्चुअली एवरेज प्रेशर है। तो एवरेज प्रेशर इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया। अब ये प्रेशर है वो कभी कभी किसी एक स्मॉल पोजीशन के लिए आप अलग से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर मुझे एक्चुअली लिखना पड़ेगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, चेंज इन फोर्स पर यूनिट चेंज इन एरिया। ओके। और अगर मैं लिमिट लगा दूँ, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा ए टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब अगर मैं एरिया वेरी स्मॉल ले लूँ तो मुझे पर्टिकुलर उसी पोजीशन के लिए प्रेशर मिलेगा जो कि एवरेज प्रेशर नहीं होगा। एवरेज प्रेशर होता है एंटायर सरफेस के लिए, बट वही सरफेस का अगर मैं कोई एक छोटा सा पॉइंट सिलेक्ट करूँ तो उसका एरिया है वो वेरी स्मॉल बन जाएगा, और तब मुझे जो प्रेशर मिलेगा वो डी एफ डिवाइड बाई डी ए मिलेगा। क्लियर। ओके। यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम साइंटिस्ट की याद में बुलाते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, पास्कल। ओके। प्रेशर के अदर यूनिट्स भी हम पढ़ने वाले हैं, और प्रेशर तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पे आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले आगे। ठीक है। यहाँ पे तो हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। चलो डेंसिटी, डेंसिटी भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हो आप, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम किसी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा मास भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी का जो यूनिट बनेगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा, और उसी हिसाब से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1l-3। ओके। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है। ओके। डेंसिटी जो है किसी भी मटेरियल की वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब। ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी वेरी हो सकती है किसी भी मटेरियल की, वो भी आपको याद रखना है। ओके।
चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब डेंसिटी में डेंसिटी वेरिएशन के हिसाब से अगर मैं लिक्विड में देखूं एंड गैस में देखूं, तो जो लिक्विड है वो लार्जली इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए उसकी डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है एट ऑल प्रेशर्स। लिक्विड है उनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते तो ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, मास तो वैसे भी चेंज नहीं होता, तो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है फॉर ऑल प्रेशर्स। बट अगर मैं गैस की बात करूँ, ज़रा सा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गैसेस ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट अ लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटीज विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ डेंसिटी में काफ़ी वेरिएशन आएगा अगर जो फ्लूइड है वो गैस फॉर्म में है तो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। अभी देखते हैं पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ क्या था वो समझने से पहले हम पहले उसका प्रूफ ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं कंडीशन बोलता जाऊँ यहाँ पे आप समझते जाओ अच्छे से, ठीक है। तो सपोज़ हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो फ्लूइड है वो स्टेडी स्टेट में है। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या रहेगा? स्टेडी स्टेट का आप मतलब ये निकाल सकते हो कि यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पे रेस्ट में है। अब जब रेस्ट में होते हैं तब हम सपोज़ कोई एक सर्टेन प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम हाइट पे सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो सब हम यहाँ पे चेक करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वाटर एलिमेंट लिया हुआ है। वाटर एलिमेंट का मतलब समझना, वाटर एलिमेंट का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे कोई रियल बॉडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर का ही एक छोटा सा पार्ट हम इमेजिन कर रहे हैं, और जो साइज में वेरी 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 स्मॉल है। अब वेरी स्मॉल है इसका मतलब अपर हाइट से, देखो ये अपर हाइट है, वहाँ से सभी की डेप्थ सेम है। सभी यहाँ पे 3 सरफेस है मेरे पास। सपोज़ ये जो सरफेस है उसको मैं नाम दे दूँ 1, ये सरफेस को मैं नाम दे दूँ 2, तो ये जो क्रॉस में जो हाइपोटेन्यूस आपको दिख रहा है वो सरफेस हो गई 3rd, तो ये हो गई सरफेस नंबर 3। सपोज़ यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो चलो सभी के एरिया वेक्टर सबसे पहले दिखा देते हैं। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया F1, यहाँ पे नीचे की ओर एरिया वेक्टर हो गया F2, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस में एरिया वेक्टर हो गया, सॉरी नाम तो A1 A2 A3 देना पड़ेगा ना, हाँ। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया A1, यहाँ पे बाहर की ओर एरिया वेक्टर हो गया A2, और यहाँ पे बाहर की ओर एरिया वेक्टर हो गया A3। जो मुझे एरिया वेक्टर मिला उसका मैं कंपोनेंट निकालूँ तो इस तरफ का कंपोनेंट मुझे मिलेगा A3 cos थीटा, और दूसरी तरफ का मुझे कंपोनेंट मिलेगा A3 sin थीटा। तो सपोज़ एक ये कंपोनेंट है और एक ये ऊपर वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा दिख रहा है आपको,
वही एंगल क्रिएट होगा कहाँ पे, अगर मैं लाइन ऐसे खींच दूँ और ये लाइन के साथ, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये फिर से बन जाएगा थीटा और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मतलब ये जो ऊपर का कंपोनेंट है वो A3 कॉस थीटा है, ये जो ऊपर का कंपोनेंट है वो A3 कॉस थीटा और ये हो गया A3 साइन थीटा। अब फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स सपोज लग रहा है F2 और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F3, क्योंकि हम सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्सेस की ही बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट्स निकालना चाहूँ तो यहाँ पे एंगल था ना थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा थीटा, तो इस तरफ नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा F3 कॉस थीटा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट चला जाएगा F3 साइन थीटा। थोड़ा अच्छे से आप अभी देख सकते हो। देखो अब पूरा डेरिवेशन समझो यहाँ पे कि मैंने सपोज़ ये सरफेस के ऊपर, यहाँ पे जो मुझे एक सरफेस दिख रही है अपर सरफेस, उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया था जिसकी वजह से हर एक डायरेक्शन में हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा। तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स का ही, सपोज़ ये इतना बड़ा एरिया है वाटर का, ये पूरा वाटर से ही भरा हुआ है, उसके अंदर का एक छोटा एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया। मतलब मैंने कोई अनदर मैटर या ऐसा कुछ नहीं सिलेक्ट किया है, वो उसी मीडियम का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जो कि हमारे लिए रहेगा इनविजिबल। ठीक है, किसी भी मैंने शेप का ले लिया, सभी की सरफेस मैंने दिखा दी, सभी के एरिया वेक्टर्स दिखा दिए, सभी के ऊपर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्सेस मैंने दिखा दिए। और फोर्सेस की वैल्यू मैंने सिलेक्ट नहीं की है, ना कोई मैंने रिलेशन सिलेक्ट किया है। देखो तीनों के ऊपर मुझे जो फोर्स मिल रहा है वो यहाँ पे डिफरेंट है। F3, F1, F2 सब डिफरेंट है, एरिया वेक्टर भी सब डिफरेंट है। बट ये हकीकत है कि अगर ये पूरा जो सिस्टम है वो स्टेबल है, अगर यहाँ पे जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, तो कंपलसरी यहाँ पे जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड होने ज़रूरी। तो ऑपोजिट फोर्सेस आर सेम हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे कितनी डिटेल मिल सकती है। अगर मैं एरिया है उसको बैलेंस करूँ, एरिया के कंपोनेंट्स ले लूँ, तो ये A1 के साथ A3 साइन थीटा आएगा। तो मैं यहाँ पे एक अगर A1 लिख रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ A3 साइन थीटा, और अगर मैं A2 लिख रहा हूँ तो वो A2 है, वो ये जो सरफेस आपको दिख रही है क्रॉस में, उसका अपर कंपोनेंट रहेगा A3 कॉस थीटा। तो A2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A3 कॉस थीटा। ओके, फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए ऑपोजिट फोर्सेस भी सेम होने चाहिए। तो F1 इक्वल टू, देखो F1 यहाँ पे है, तो F1 इक्वल टू उससे ऑपोजिट फोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो F3 साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू F3 साइन थीटा एंड F2 इक्वल टू F3 कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रेशर एट सरफेस 1। चलो P1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ F1 डिवाइड बाई A1। चलो F1 की जगह पे F3 साइन थीटा और A1 की जगह पे A3 साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F3 साइन थीटा डिवाइड बाई A3 साइन थीटा। तो ये मुझे मिला F3 डिवाइड बाई A3 प्रेशर एट सरफेस 1 के लिए। अगर मैं सेम कंसेप्ट
सरफेस 2 के लिए लगाऊँ तो प्रेशर एट सरफेस 2, तो मुझे F2 डिवाइड बाई A2 करना पड़ेगा। F2 चेक करो, F3 cos थीटा है और A2 की जगह पे A3 cos थीटा आएगा, तो यहाँ पे बनेगा F3 cos थीटा, यहाँ पे बनेगा A3 cos थीटा, cos थीटा कैंसिल आउट, हैंस P2 इक्वल टू आपको मिलेगा F3 बाई A3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एट सरफेस 3 निकालूं, तो वो तो वैसे भी F3 डिवाइड बाई A3 है ही, इक्वेशन 3, यहाँ पे इक्वेशन 2 था। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, प्रेशर एट सरफेस 1 इक्वल टू प्रेशर एट सरफेस 2 इक्वल टू प्रेशर एट सरफेस 3। मतलब जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया था उसकी वजह से जो प्रेशर अलग अलग पोजीशन पे मुझे मिला वो सभी पोजीशन पे सेम मिला, क्योंकि सभी पोजीशन अप्रॉक्सीमेट सेम हाइट पे थी। तो इससे आप स्टेटमेंट क्या बना सकते हो, पास्कल्स लॉ का एक स्टेटमेंट बनेगा, हैंस प्रेशर, देखो ये फॉर्मूला तो मिल गया आपको, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। उसके बाद आप लिख सकते हो हैंस प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन द फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर की कोई डायरेक्शन भी हम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि हमें प्रेशर की डायरेक्शन भी हमें दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें लीनियर इक्विलिब्रियम से मिला था और एरिया जो हमने कंपेयर किया था वो जियोमेट्री से किया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय जियोमेट्री। ठीक है, तो ये पास्कल्स लॉ का प्रूफ है कि सिमिलर पोजीशन पे सेम हाइट पे आपको प्रेशर सेम मिलेगा ऑलवेज। ओके, चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। पास्कल्स लॉ में क्या था, हाइट सेम है या तो डेप्थ सेम है तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर वेरी नहीं करता था, सिमिलर मिलता था। बट अगर डेप्थ आप चेंज करते जाओ तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, किस हिसाब से वेरिएशन आएगा वो यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अभी देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। देखो सपोज मेरे पास कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर या ऐसा कुछ भरा हुआ है, मान लो कि ये पूरा ही भरा हुआ है। अभी भी हम अंदर कोई एक इनविजिबल एलिमेंट सिलेक्ट करने वाले हैं, तो वो इनविजिबल एलिमेंट सपोज कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में हम ले लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो तो ये जो उसकी हाइट है वो सपोज कैपिटल H है, या तो स्मॉल h ले लेते हैं। चलो ये हाइट है स्मॉल h। ऊपर से देखो सबसे पहले प्रेशर क्रिएट होगा एटमॉस्फेयर का, तो ऊपर से नीचे की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, ऊपर से नीचे की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है। ये जो सरफेस है ये सरफेस 1 है और यहाँ पे जो सरफेस है नीचे की सरफेस वो सरफेस 2 है। उसका खुद का वेट नीचे की ओर लगेगा mg, उसका खुद का वेट कितना लगेगा नीचे की ओर mg।
सरफेस 1 के ऊपर प्रेशर है P1, समझना, सरफेस 1 के ऊपर प्रेशर है P1। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं वो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा कलर हम यहाँ पे अलग दिखा देते हैं और अंदर का पानी सपोज यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, अभी डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे उसके लिए। नीचे की ओर एक खुद का वेट mg, नीचे की ओर यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो P1 और जिसकी वजह से फोर्स लगेगा वो P1 इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया बनेगा। यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे से प्रेशर कितना क्रिएट हुआ P2, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स क्रिएट होगा वो P2 इंटू ए होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो मेन आपको ये 3 फोर्स समझने हैं। एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसका खुद का वेट है। ये P1 इंटू ए, वो फोर्स किसकी वजह से लगा, तो ड्यू टू प्रेशर एट सरफेस 1। और ये ऊपर की ओर फोर्स लगा P2 इंटू ए, क्यों लगा, तो ड्यू टू प्रेशर एट सरफेस 2। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्विलिब्रियम की, क्योंकि ये जो पूरा फ्लूइड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए ऑपोजिट फोर्सेस का सेम होना ज़रूरी। तो चलो, ऊपर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ P2 इंटू ए, और नीचे की ओर फोर्स कौन लेके आ रहे हैं, तो P1 इंटू ए प्लस mg। ये P1 इंटू ए में लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो एरिया कॉमन निकलेगा, तो इन ब्रैकेट में लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू mg, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं P2 माइनस P1 इंटू एरिया ए इक्वल टू, चलो m मतलब मास, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g तो है ही। चलो, P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू डेंसिटी एज इट इज़ रखते हैं, कोई चेंज नहीं। और जो वॉल्यूम है उसकी जगह पे मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, और g तो था ही, यहाँ पे एरिया एरिया कैंसल आउट। तो फिर मुझे मिला P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से बात करते हैं आगे कि अगर ये जो मैंने एलिमेंट लिया है उसको डायरेक्ट मैंने सरफेस के ऊपर ही लिया होता, तो अगर ये एलिमेंट को मैंने डायरेक्ट सरफेस के ऊपर लिया होता तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ सरफेस 1 is shifted to the top of the fluid, तो फिर यहाँ पे P1 की जगह पे आ जाएगा PA, तो P2 की जगह पे P, मतलब P1 इक्वल टू हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 को फिर सिर्फ नाम दे देते हैं P, मतलब एग्जिट प्रेशर एट डेप्थ H। तो P माइनस PA इक्वल टू आपको मिल जाता रो जी एच, या तो P इक्वल टू आपको मिल जाता PA प्लस रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना आप एरिया बढ़ाओगे
उतना ही मास बढ़ेगा तो mg फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब फोर्स अपॉन एरिया जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो फोर्स बढ़ेगा, एरिया डिक्रीज करते हो तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंडेंट रहेगा नहीं। ओके, यहाँ पे जो P माइनस पी ए है, ये वाला फॉर्मूला P माइनस पी ए, उसको बोला जाएगा गेज प्रेशर। जो एक्सेस प्रेशर है वो गेज प्रेशर मतलब रो जी एच है वो, और जो P है वो बनेगा यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर? अब प्रेशर है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, और पास्कल्स फर्स्ट लॉ क्या था, सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। तो इसीलिए आपको एक हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स दिखाया हुआ है जिसमें कुछ ऐसे शेप का एक कंटेनर लिया हुआ है, कुछ इस तरह है। मैं एकदम परफेक्ट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा तो आप समझ लेना। कुछ ऐसा एक कंटेनर बन रहा है, कोई एक कंटेनर जो है वो ऐसा है, और एक सिर्फ ऐसी ही पाइप है। तो अगर आप पानी भरते हो तो यहाँ तक अगर पानी भर रहा है तो दूसरे कंटेनर में भी उसी हाइट पे जाएगा, तीसरे में भी उसी हाइट पे पानी जाएगा। तो हाइट सेम रहेगी देखो वाटर की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, चाहे फिर वो जो कंटेनर है उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उस पर डिपेंडेंट रहेगा नहीं। तो ये कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ आप समझ चुके होंगे। अगर डेरिवेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर देखो, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कैसे करते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद यूनिट से डिफरेंट वो समझ लेंगे। ठीक है, सपोज एक कंटेनर है, ओके, और उसके अंदर हमने भर दिया मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है समझो। अब मैंने एक पतली सी पाइप लगा दी, ओके, और वो पतली सी पाइप कुछ इस तरह मैंने फिट कर दी। वो पाइप को मैंने यहाँ पे उल्टा ऐसे रख दिया। अब वो पाइप के अंदर क्या था, पाइप के अंदर वेरी लो प्रेशर क्रिएट हो सके, मेज़रमेंट एक्यूरेट रहे, इसलिए हमने यहाँ पे मर्क्यूरी के ही वेपर्स भरे हुए थे। ठीक है, अब सोचो होगा क्या कि यहाँ पे कोई पोजीशन है B और यहाँ पे कोई पोजीशन है A। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ PA इक्वल टू PB होना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों सेम हाइट पे है। अब यहाँ पे तो हमें पता है कौन सा प्रेशर है, कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, तो फिर B पे जो प्रेशर होगा वो भी कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो बीच में है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऊपर उठेगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो सपोज यहाँ तक गया। तो हमारा काम क्या रहेगा, ये हाइट मेज़र करने का। ये हाइट मेज़र कर ली, और ये हाइट की हेल्प से रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G इंटू एच करके मैंने प्रेशर एट B फाइंड किया। प्रेशर एट A क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें यहाँ पे जो हाइट मिली थी वो 76 सेंटीमीटर मिली थी। जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं तब हमें हाइट मिलती है 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर। G की वैल्यू ले लेते हैं 9.8, और ये 13.6 इंटू 10⁻³ डेंसिटी। अब ये पूरा आप करोगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ऐसे हमने मेज़र किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो डिवाइस हमने बनाई उसको नाम दिया गया
मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों नाम दिया गया? क्योंकि प्रेशर मेज़र करने का एक दूसरा यूनिट भी है जिसको हम बार बोलते हैं। तो प्रेशर मेज़र करने वाला डिवाइस, उसको हमने नाम दिया बैरोमीटर। ओके। वैसे ही एक आता है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर के अंदर क्या होता है? एक ऐसा एक ब्लॉक आएगा जिसके अंदर हम अपना जो गैस है जिसका प्रेशर हम मेज़र करना चाहते हैं वो भर देंगे। फिर ये यूट्यूब में से ये बाहर का एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझो कि यहाँ पे आपने अपना गैस भर दिया, जो भी गैस है जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है, जो भी टेम्परेचर है उस पे, ठीक है। या तो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि सर्टेन टेम्परेचर पे इतना प्रेशर है तो इतने टेम्परेचर पे इतना होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं आप चेक करना चाहते हो, ऐसा कुछ है। तो ये गैस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से लिक्विड है वो दूसरी साइड राइज हुआ, ऊपर उठा। फिर हमने देखा कि मुझे प्रेशर मेज़र करना है कौन सी पोजीशन ए पे, तो मैंने सेम हाइट पे ले ली पोजीशन बी। पोजीशन बी के लिए ये एच हाइट बन गई, तो प्रेशर एट बी क्या बनेगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला, प्लस इतनी हाइट का प्रेशर जो बना वो रो जी एच। तो वही क्या होगा प्रेशर एट ए, अगर मैंने प्रेशर एट बी मेज़र कर लिया तो वही बन गया प्रेशर एट ए। और प्रेशर एट ए किसने क्रिएट किया? ये हमारे गैस ने। तो गैस का प्रेशर हमने इनडायरेक्टली मेज़र कर लिया। समझ में आई बात? गैस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से लिक्विड है वो अपोजिट डायरेक्शन में राइज हुआ, बट एज पर पास्कल्स लॉ सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। मतलब अगर मुझे गैस का प्रेशर मेज़र करना है तो मुझे पोजीशन ए का प्रेशर मेज़र करना पड़ेगा, और प्रेशर एट ए मतलब प्रेशर एट बी क्योंकि सेम हाइट है, और प्रेशर एट बी मेज़र करना एकदम इजी क्योंकि पी ए प्लस रो जी एच करना है। ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं मैनोमीटर, जो कि किसी भी गैस या कोई भी फ्लूइड है उसका प्रेशर मेज़र कर सकता है। चलो ये डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी देखते हैं यूनिट्स। ओके, डिफरेंट यूनिट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर ये खास आपको याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल्स के लिए आए या तो कहीं एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। चलो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में क्या आएगा? सबसे पहला यूनिट पास्कल। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो CGS में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में, वो तो हो जाएगा इजीली। चलो सेकेंड यूनिट है सेंटीमीटर HG। या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ले लेते हैं, 1 ATM इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बनेगा। या तो आप बोल सकते हो 76 cm HG, या तो आप बोल सकते हो 760 mm HG। अब cm HG का मतलब क्या? तो यहाँ पे आएगा प्रेशर जनरेटेड बाय 76 सेंटीमीटर हाई मर्क्यूरी। ठीक है, 76 सेंटीमीटर HG का मतलब रहेगा प्रेशर जनरेटेड बाय 76 सेंटीमीटर हाई मर्क्यूरी कॉलम। यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो वर्ड। अगर 1 cm HG है तो समझ लो कि आपको प्रेशर 1 cm HG का मतलब रहेगा रो जी एच। रो में आपको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डालना है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, और हाइट डालनी है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। फिर ये कैलकुलेशन करोगे तब जाके आपको प्रेशर मिलेगा। तो cm HG और mm HG आपको डायरेक्ट प्रेशर नहीं देते, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड देखो बार। तो 1 बार अगर कहीं पे आए, समझ जाओ 10⁵
पास्कल है। और फोर्थ देखो टॉर, 1 टॉर इक्वल टू, याद रखना, 1 mmHg, या तो 133 पास्कल। 1 टॉर इक्वल टू 1 mmHg और 133 पास्कल। क्लियर? चलो यहाँ तक ओके। तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस प्रेशर, हमने अच्छे से ये भी पढ़ लिया। अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार टेक्स्ट बुक में से अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो एनी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर थियरी के साथ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।